हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद्याकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र के लिए आज 3000 प्लस प्रश्नों की जो सीरीज़ चल रही है उसका हम 6वां भाग करने वाले हैं। इसके पहले हम 5 भाग इसके कर चुके थे। बहुत ही शानदार सुपर डुपर प्रश्न है। ये वो प्रैक्टिस सेट है जो आपको हमारे नोट्स के साथ दिया जाता है, उसी में से ही मैं प्रश्न करवा रही हूँ। महिला सुपरवाइज़र का जो नोटिफिकेशन जल्द ही आपको मिलेगा। 5-7 दिनों में आपको महिला सुपरवाइज़र, MPSI और वर्ग 2 इन तीनों चारों के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। हो सकता है एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में हो जाए या हो सकता है आफ्टर इलेक्शन हो, लेकिन एग्ज़ाम होना है, ये कंफर्म है। तैयारी जारी रखिए। ये प्रैक्टिस सेट आपको हमारे नोट्स के साथ दिया जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से घोंट के पी जाइए। साथ ही मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको करा रही हूँ अलग अलग, और थ्योरी क्लासेस भी हमारी M सीरीज़ के नाम से चल रही। बाकी 30 प्रश्नों की सीरीज़ भी चल रही है। नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हमने 91 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम 92 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? केंद्र सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय या महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा? तो जो दीनदयाल चलित अस्पताल योजना है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। सबसे पहला तो ये फैक्ट है। अब आपसे पूछेंगे ये दीनदयाल चलित अस्पताल योजना है ये कब आरंभ हुई? तो आपको याद रखना है 29 मई 2006 को आरंभ हुई। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब आरंभ हुई थी? दीनदयाल चलित अस्पताल योजना 29 मई 2006 को आरंभ हुई थी। 2006 तो आपको याद ही रखना है। साथ में ये भी याद रखना है कि 29 मई को, कब? 29 मई 2006 को दीनदयाल चलित अस्पताल योजना आरंभ हुई थी। इस योजना में चलित वाहन के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र के गाँव में लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं दी जाती थी। ये जो वाहन होता था इसमें डॉक्टर भी होते थे, स्टाफ भी होते थे, ज़रूरी स्वास्थ्य उपकरण होते थे और दवाइयों के साथ ये जो वाहन है ये मुफ्त इलाज के लिए गांव-गांव जाते हैं। तो ये दीनदयाल अस्पताल योजना कब आरंभ हुई? 29 मई 2006 को। कब आरंभ हुई? 29 मई 2006 को आरंभ हुई थी और ये लागू हो गई थी जून से। अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया गया है, आपको 2006 याद रखना है और याद रखना मई में इसको लॉन्च कर दिया था, जून से पूरे मध्य प्रदेश में ये अप्लाई हो गई थी। आदिवासी विकास खंडों में सबसे मेन चीज़ किसके लिए, ये जो दीनदयाल अस्पताल योजना है किसके लिए संचालित है? तो आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये संचालित है। मतलब इसमें किसको दिया जाता है? स्वास्थ्य सुविधाएं किसको दी जाती हैं? जो आदिवासी से क्षेत्र हैं उनके लिए ये सुविधा दी जाती है। तो दोनों तीनों फैक्ट याद रखिए। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब आरंभ हुई? 2006 में आरंभ हुई। और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा योजना लागू करने वाला राज्य है। दूरस्थ क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध करवाता है इस योजना के द्वारा। आदिवासी क्षेत्र के ग्रामीण इसके पात्र हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखना। इसमें जो गाड़ी होती है, जो वाहन होता है, उसमें एक MBBS डॉक्टर की भी व्यवस्था, एक लैब टेक्नीशियन होता है, एक नर्स होती है, एक ड्राइवर होता है। प्रदेश में लगभग 150 प्लस, प्रदेश में कितने? लगभग 150 प्लस जो अस्पताल हैं वो इसके द्वारा संचालित की गए हैं, ताकि जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, दूर दराज क्षेत्रों हॉस्पिटल है तो वो नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी के कारण ये योजना आरंभ हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलित वाहन मेडिकल व्यवस्था है ये। महिला प्रसव से पहले और बाद में महिलाओं को निःशुल्क दवाइयाँ भी इसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के प्रमुख उद्देश्य हैं। पहली स्वास्थ्य नीति आई थी 1983 में, फिर आई 2000 में, और अभी वर्तमान में जो स्वास्थ्य नीति है वो 2000। ये स्वास्थ्य नीति इसलिए बनाई जाती है ताकि स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्य के हमको ये उन्मूलन अब तक करने थे। जितने भी रोगों के उन्मूलन के जो लक्ष्य हैं मैं एक वीडियो में आपको करा दूंगी, जैसे कि इसका मलेरिया कब तक उन्मूलन है, पीलियस की जितनी भी बीमारियाँ हैं वो सब के जितने भी उन्मूलन लक्ष्य रखे गए हैं उसका एक वीडियो बना के करवा दूंगी। 2017 की नीति, मेरे जो सुपरवाइज़र के नोट्स हैं महिला सुपरवाइज़र, उसमें आपको एक स्वास्थ्य और योजनाओं की एक बुकलेट मिलेगी। उसमें मैंने NFHS की जो रिपोर्ट आई है वो बहुत शानदार तरीके से कवर की है। वन लाइनर फैक्ट डाले हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा 2017 की नीति के पूरे बिंदु जो 2017 की नीति में कहा गया है, जो पूछेंगे पूरे फैक्ट, लगभग 50 फैक्ट हैं, वो भी मैंने उस बुकलेट में कवर की हैं। नहीं दे अगर आपने मेरे सुपरवाइज़र के नोट्स लिए होंगे तो आपको वो बुकलेट मिली होगी, तो उसको लिख लीजिएगा और लिख के कवर याद कर लीजिएगा। इसमें है प्रजनन दर 2025 तक 2.1 करना है। ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में ये कहा गया है कि प्रजनन दर को 2025 तक 2.1 करना है।
काला ज्वर उन्मूलन 2018 तक, ये भी सही है। शिशु मृत्यु दर 2025 तक 23 करना है, ये भी सही है। अभी शिशु मृत्यु दर 28 है, अभी वर्तमान में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 28 है। कितना करना है 2025 तक? 23 करना है। आपको ये दोनों फैक्ट याद रखनी है। पहली नीति कब आई थी ये भी याद रखना, 1983 में आई थी। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है, मतलब इसकी जो कल वाला वीडियो था जो मैंने 3000 प्रश्नों का कल या परसों में बनाया था, उसमें मैंने ये आपको बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई है, पहली कब आई थी, उसमें ये क्वेश्चन था। तो ये तीनों ही फैक्ट इसके सही हो जाएंगे, उपरोक्त तो सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम व्यापम के थ्रू होना है, तो शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा। आप समझ रहे हैं, जिस तरह पटवारी का हुआ था उसी प्रकार से ये एग्ज़ाम होना है। अलग अलग करीब 30 से 35 शिफ्ट आपकी होंगी, मतलब अलग अलग दिन चलेगा, 30-35 दिन ये एग्ज़ाम चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस ऐसे एग्ज़ाम में आपको हर तरह के प्रश्न करना ज़रूरी है। वो जब एक वनडे एग्ज़ाम होता है, एक ही दिन में ऑफलाइन एग्ज़ाम हो जाता है, तो आप लोग कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के भी आप एग्ज़ाम पास करेंगे। यहाँ पे क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने। यही कारण है कि मैं एक क्वेश्चन भी करवाती हूँ तो मैं उसके सारे फैक्ट आपको बता देती हूँ, कि ताकि उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप हल कर पाएँ। मेरे जो चैनल है उस पर भी थ्योरी क्लास के साथ साथ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लासेस ज़्यादा रखी हैं, चाहे वो 30 प्रश्नों की सीरीज़ हो, चाहे ये 3000 प्लस प्रश्नों की सीरीज़ हो, चाहे एक प्रैक्टिस सेट हो। मैंने एक अलग प्रैक्टिस सेट ही निकाल दिया जिसमें 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। कारण यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस हो। मेरे जो महिला सुपरवाइज़र के नोट्स है उसमें ये 3000 प्लस प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, एक वन लाइनर प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ताकि वन लाइनर से उसमें करंट अफेयर से संबंधित डाटा जो महिला सुपरवाइज़र के सिलेबस से संबंधित है वो कवर किया गया, आंगनवाड़ी से संबंधित क्वेश्चन कवर किए हैं, सारा सिलेबस वन लाइनर में लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव में सारा सिलेबस MCQ फॉर्म में लिखा गया है, और 5 बुकलेट आपको थ्योरी की मिलती हैं। उसकी कैसी बुकलेट मिलती हैं, कैसी दिखती हैं, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के खर्च हेतु सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद मतलब होता है GDP। GDP के वर्तमान 1.15% से बढ़ाकर कितना करना प्रस्तावित है? तो ये 2.5 करना प्रस्तावित है। स्वास्थ्य के खर्च में स्वास्थ्य का ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारे यहाँ इतना कम खर्च होता है। अगर दूसरे देश अमेरिका और चीन की बात की जाए तो स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है। स्वास्थ्य के खर्च के लिए GDP का वर्तमान में कितना प्रतिशत प्रस्तावित है? ये कुल GDP का है, तो GDP का कितना प्रतिशत? पहले ये 1.15% होता था, वर्तमान में कितना है? ये 2.5%। आपसे अगर पूछें कि स्वास्थ्य के खर्च हेतु GDP का वर्तमान में कितना प्रस्तावित है, तो आपको ये याद रखना है कि 2.5 प्रस्तावित है, ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो सुलभ और सस्ती रूप से मिल सकें। और ये कब तक का टारगेट है? ये जो GDP का 2.5% है, कब तक हो जाना चाहिए? तो ये 2025 तक हो जाना चाहिए। GDP का 2.5% खर्च कब तक हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए 2025 तक। अभी जब 2022-23 में ये 2.2% तो हो गया था। जब 2017 की स्वास्थ्य नीति थी तब 1.15 था। तब लक्ष्य रखा गया कि 2025 तक इसको कितना करना है GDP का? 2.5। वर्तमान में बात की जाए तो ये वर्तमान में GDP का कितना है? 2.2% है। अभी कितना करना है इसको GDP का? इसको GDP का 2.5% करना है। जितना ज़्यादा ये GDP मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू होता है। तो आपको ये ध्यान रखना। अगर हम अमेरिका की बात करें, सोचिए ये 2.2% है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका GDP का 17.8% स्वास्थ्य पर खर्च करता है। कितना करता है? 17.8। मतलब ये हमारे औसत से भी बहुत दुगना है। और अमेरिका जो है स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश है। अमेरिका जो स्वास्थ्य पे खर्च करता है ना, वो सबसे ज़्यादा करता है, 17.8% करता है अमेरिका, और हम कर रहे हैं अभी 2.2%। और हमारा लक्ष्य है कि हम 2.25 तक लेके जाएं। अगर हम बात करें 2023 में, अगर हमारी जो GDP है वो $3.75 ट्रिलियन पहुंच गई है। मतलब भारत की GDP 2023 में कितनी हो गई है? $3.75 ट्रिलियन हो गई है। और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। भारत की जो GDP है 3.75 ट्रिलियन का मतलब होता है 3737 अरब डॉलर। तो हमारी अगर हमारा जो भारत है वो GDP में किस नंबर पर पहुंच गया है? तो हमारा भारत GDP में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। $3.75 ट्रिलियन इसकी GDP हो चुकी है।
तो ये सभी स्वास्थ्य वाले फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ? पहली में आरंभ हुआ, 5वीं में हुआ, 8वीं में हुआ, 12वीं में हुआ। तो देखो ये 10वीं योजना में आरंभ हुआ है। कब हुआ है ये? 10वीं योजना में। याद रखिएगा ये कब हुआ है? 10वीं योजना में आरंभ हुआ है। एक सेकेंड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ है। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ है? 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ है। कब आई थी ये? 2005 में आया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब आया था? 2005 में आया था। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? उस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। भारत का पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य क्रम भी, अगर आपसे पूछें, मिशन भी यही है। और आपसे पूछें भारत का पहला स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कौन सा है, तो वो जो कार्यक्रम है वो कौन सा है? तो जो कार्यक्रम है वो है इंद्रधनुष कार्यक्रम। पहला कार्य स्वास्थ्य के लिए जो कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ? 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ था। तो याद रखना। मैंने पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित भी करीब 100 प्रश्न MCQ बनाए हैं, वस्तुनिष्ठ 100 प्रश्न करीब बनाए हैं, जो आपके इसी प्रैक्टिस सेट में डाले हैं पीछे। तो वो भी आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। जिन लोगों ने भी हमारा ये सुपरवाइज़र का कोर्स ले लिया है वो ये बुकलेट को बहुत अच्छे से रट डालिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का क्या उद्देश्य है? निःशुल्क दवाई वितरण, टीकाकरण। तो ये इसमें ये निःशुल्क दवाई वितरण भी है, टीकाकरण भी है, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम करना भी है, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य हैं। फ्रेंड्स, ये आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, यही प्रैक्टिस सेट है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये आपको हमारे महिला सुपरवाइज़र के, जो महिला पर्यवेक्षक के नोट्स हैं, उसके साथ आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलता है। ऐसा ही वाइंडिंग किया हुआ प्रैक्टिस सेट आपके पास जाता है। इसमें आप इसमें हर क्वेश्चन के नीचे, मतलब पूरा एक पेज के, हर पेज के नीचे इसके आंसर लिखें, ताकि आपको पलट के आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सुपर डुपर प्रश्नों का सभी कुछ इसमें कवर किया है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकें। इतना ही बहुत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि हर शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो हम आपको प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर के साथ एक ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं। हम इन नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं। उस ग्रुप में आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगातार हर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। पोलियो की दवाई कब पिलाई जाती है, पहली खुराक, दूसरी खुराक, रोज डेली आपको भेज के इतना पढ़ाया जाता है, ताकि जब तक आपको याद ना हो जाए। तो आपको उनको बहुत अच्छे से कर लेना है, जो मैं ग्रुप में पहुँचा रही हूँ। आप सोचें मार्केट से एक बुक ले लें और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे प्रश्नों की खुद से भी ढूंढ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको हमारा जो ग्रुप मिलता है व्हाट्सएप का, उसमें भी हम आपकी तैयारी कराते हैं। ये 7 बुकलेट आपको टोटल मिलती हैं। वस्तुनिष्ठ सेट मैंने आपको बताया है किस प्रकार का मिलता है, और ये 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं। 100% तैयारी हम आपकी ग्रुप में करवाएंगे। ग्रुप ये जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, डेली आपको 70 से 80 प्रश्न ग्रुप में तैयार होंगे। आप हमारे नोट्स से ऑफलाइन पढ़िए, वीडियो से पढ़िए, और ग्रुप में जो लोग हमारे नोट्स लेंगे, मेरे सभी वीडियो की PDF भी वहाँ दी जाएंगी। और अलग से एंटिक प्रश्न जो पूछे ही जाना है, अति महत्वपूर्ण डाटा, हम उसमें ग्रुप में आपको कवर करवाएंगे। हमारे नोट्स का चार्ज केवल 1399 प्लस 100 रुपीज़ कुरियर है। भारत में आप कहीं भी रहते हो, ये आपके पास डिलीवर हो जाएंगे। ये 1000 वन लाइनर की बुकलेट भी आपको दी जाती है, साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है, और ग्रुप से तुरंत जोड़ लिया जाता है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, बताना है कि मैम हमको नोट्स लेना है। हम आपको पेमेंट नंबर देंगे, आपको पेमेंट करना है, आपको अपना पूरा एड्रेस भेजना है। 7 से 8 वर्किंग डेज़ में ये आपके पास पहुंच जाएंगे। जैसे ही आपका पेमेंट हमारे पास रिसीव होता है, हम आपको एक ग्रुप से जोड़ लेंगे, और ग्रुप में आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। 1000 वन लाइनर की बुकलेट है, उसमें सारा सिलेबस वन लाइनर में है। 3000 MCQ का है, उसमें पूरा सिलेबस MCQ में। बाकी ये 5 जो बुकलेट हैं, योजना एवं संस्थाएं, इसमें पूरी योजना है, जितनी भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, विश्व की स्वास्थ्य संस्थाएं सभी है। स्वास्थ्य नीति के बारे में दिया गया है, जितने भी NFHS सर्वेक्षण हुए उनके बारे में लिखा गया है। मध्य प्रदेश भारत के लिंगानुपात का वर्तमान में और 2011 की जनगणना के अनुसार सभी कुछ लिखा गया। पोषण एवं स्वास्थ्य में स्वास्थ्य से संबंधित ICMR की रिपोर्ट 2020 की
बहुत अच्छे से कवर की है। ऐसे ही शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा में इसकी गर्भवती की देखभाल, शिशु की देखभाल, बाल विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, उनके सिद्धांत पूरे एक साथ एक टेबल में कवर किए हैं ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। सामान्य गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर, वस्तुनिष्ठ शिक्षा, नियम, अधिनियम, प्रबंधकीय गुण, शारीरिक संरचना, विकास की अवधारणा, ये सभी कुछ आपको मिल जाएगा। साथ में प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा और साथ में ग्रुप भी मिल जाएगा। ऑनलाइन आपको हम ग्रुप में तैयारी करवाएंगे और ऑफलाइन आपको नोट्स मिलेंगे। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुष मिशन कब आरंभ हुआ था? राष्ट्रीय आयुष मिशन कब आरंभ हुआ था? तो ये 2014 में हुआ था और 29 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय आयुष मिशन आरंभ हुआ था। ये डेट भी याद रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको आरंभ किया गया था। ये भी पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान तैयार किया गया था। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन को जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था, कब किया गया था? 29 सितंबर 2014 को किया गया था। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ये भी याद रखिएगा, जो आयुष मिशन है उसको किसके द्वारा किया गया था? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया था राष्ट्रीय आयुष मिशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा। और इस योजना का उद्देश्य था जो आयुष स्वास्थ्य सेवा है उसको निष्पक्ष रूप से पूरे देश में आसानी से उपलब्ध कराई जाए। आयुष पद्धतियों को पुनर्जीवित किया जाए, जिसमें आयुर्वेदिक भी आ जाएगा, यूनानी भी आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को बहुत आगे लाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण आयुष की शिक्षा देने के लिए ये जो मिशन है वो आरंभ किया गया था 29 सितंबर 2014 को। आपसे पूछें राष्ट्रीय आयुष मिशन के कितने घटक हैं, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय आयुष मिशन के 4 घटक होते हैं। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सिद्ध होम्योपैथी, ये आयुष का फुल फॉर्म होता है। और आयुष के जो घटक होते हैं वो होते हैं कि सभी तक पहुंच हो, शैक्षिक संस्थान हो, उनको मजबूत बनाया जाए, औषधियों का गुणवत्ता निर्धारण हो और समय पर पूर्ति हो। तो ये याद रखना है आपको। राष्ट्रीय आयुष मिशन कब प्रारंभ हुआ? 29 सितंबर 2014 को। किसके द्वारा आरंभ हुआ? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ हुआ। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी कब प्रदान की गई? इसको मंजूरी प्रदान की थी 1 मई 2013 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तो 2005 में आ गया था, अभी मैंने बताया 10वीं पंचवर्षीय योजना में आ गया था। लेकिन राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में आया था और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मान्यता दी गई थी? 1 मई 2013 को दी गई थी। NRHM के साथ एक अतिव्यापी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप मिशन के रूप में इसको आरंभ किया गया था। और अगर आपसे पूछें कि भारत का पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कौन सा होगा, तो यही होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य। पहले ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू हुआ था, लेकिन अभी ये किसके लिए लागू हुआ है? शहरी क्षेत्र के लिए लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 2 मिशन शामिल होते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण और राष्ट्रीय शहरी। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। 2005 वाला 10वीं योजना में आरंभ हुआ और 2013 वाला 12वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ। ये आपको याद रखना है। अगला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सरकार व राज्यों की भागीदारी कितनी है? सरकार व राज्यों की मतलब केंद्र और राज्यों की भागीदारी कितनी है? तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन में क्या होता है कि जो केंद्र जो % देते हैं, 75% हिस्सा केंद्र से आता है। मतलब जैसे 100 रुपये अगर मिल रहे हैं इसमें, इस योजना में, तो 100 में से 75 रुपये देगा केंद्र सरकार, मतलब मोदी सरकार देंगे। और 25% किसको मिलेगा? राज्य सरकार, मतलब हमारे शिवराज सरकार देगी। तो इस प्रकार से ये डिवाइडेड है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, किसमें 75% कौन देता है? सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है, और 25% किसको दिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।